हेलो एंड वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस वीडियो में और इन सब्सिक्वेंट वीडियोस में इस पूरी प्ले लिस्ट को देखने के बाद यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। सो एज दिस इज़ अ रैपिड रिवीजन सेशन, तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आपने कुछ ना कुछ इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा हुआ है, और इस वीडियो को और इस लेक्चर को गो थ्रू करने के बाद यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल द की कॉन्सेप्ट्स जो इससे पहले आपने पढ़े हुए थे, बट कहीं ना कहीं उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। सो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस वीडियो के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव अ नोट पैड एंड अ पेन विद यू, ताकि जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो आप अपने नोट्स बनाएं, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई हील्ड। तो ये वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए तो ट्राई टू गो थ्रू इट, बिकॉज आई वुड लाइक कि ये डिस्कशन हमारी ऐसी हो कि इसके बाद आपको थ्योरी बुक्स पढ़ने की या बहुत ज़्यादा डिटेल से गो थ्रू करने की ज़रूरत ना पड़े, और सारे की कॉन्सेप्ट्स आपके कुछ टाइम में ही कवर हो जाएं। तो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई यील्ड, बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट हुई हुई है। तो प्लीज़ इस पर आप थोड़ी सी जो है ना अटेंशन के साथ इसको करें। यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट। तो आप जस्ट रिलैक्स हों, अपने साथ बेशक कॉफ़ी टी जो भी रखना है रखें, और साथ ये सारे नोट्स लेते रहें। एंड इंशाल्लाह ये जैसे ही ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, ईच एंड एवरी हाई यील्ड पॉइंट आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। तो इस वीडियो में इस पूरे जो लेक्चर है इसमें सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं फर्दर ब्रेकडाउन में, इसके एमसीक्यूज, इसके हाई यील्ड पॉइंट्स और जो जो चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वो इस सब इसमें इंशाल्लाह होगा। सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स जिसको हम फॉलो करेंगे। दीज आर 23 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो starting from the alveolar cells and the histology, anatomy, then we'll go into the physiology topics, or physiology topics के बाद we'll go through the pathology topics, and eventually we'll end up with lung cancer. Okay, so लेट्स जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो जितनी मर्जी वीडियो होती है, आपका काम सिर्फ इसको देखना है और अपने हाई यील्ड पॉइंट्स को इस बीच में से एक्सट्रैक्ट करना है। सो आई विल ट्राई कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए और बहुत कम टाइम में इसको कवर किया जाए। तो उसके लिए आई वुड लाइक कि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, अगर छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स में हम जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई कि इसको इस लेवल पे रखें कि अगर आपने ये 3 साल पहले भी पढ़ा है और आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ बड़े अरसे के बाद आए हैं, फिर भी आपको चीज़ें कवर हो जाएं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एल्वियोलर सेल्स एंड NRDS। सो एल्वियोलर सेल टाइप्स की अगर हम बात करें तो एल्वियोलर सेल्स अगर इसको क्लासीफाई करूं तो 3 तरह के सेल्स हैं। दीज आर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। सो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, सो इन 3 तरह के सेल्स के आपको नाम याद होने चाहिए, इनके फंक्शंस याद होने चाहिए। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट का फंक्शन क्या है? सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। सिमिलरली टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का फंक्शन क्या है? टू सिक्रीट सरफेक्टेंट। और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का जहाँ भी मैक्रोफेजेस आते हैं, सो यू शुड नो कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द डिफेंस। तो तीनों तरह के सेल्स के नाम आपको याद हो गए। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स फॉर सिक्रीशन ऑफ सरफेक्टेंट, एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस फॉर डिफेंस। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के बारे में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं। दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल्स। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है ये सारे, लेट सपोज ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और कुछ डी और ई ऑप्शन भी हैं, तो उसमें इफ़ दे आस्क मोस्ट अबंडेंट सेल कौन से हैं, तो दीज आर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। इतने अबंडेंट हैं कि दे कवर 97% ऑफ द एल्वियोलर सरफेस। सो द मोस्ट अबंडेंट सेल इज टाइप 1 pneumocytes. Secretion of surfactant is the function of type 2 pneumocytes, and defense is the function of alveolar macrophages. So far so good. Okay, type 2 pneumocytes, apart from secretion of surfactant, they also serve as the stem cells.
सो स्टेम सेल्स के तौर पे भी ये काम करते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। तो दे सर्व एज स्टेम सेल्स नॉट ओनली फॉर टाइप 2 सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, but also type 1 pneumocytes as well. Okay, so the type 2 pneumocytes, they secrete surfactant and serves as stem cells for both type 2 and type 1 pneumocytes. सो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अभी तक आपको क्लियर है कि मैक्रोफेजेस हैं तो इनका फंक्शन है डिफेंस। तो जनरली व्हाट दे वुड डू, दे वुड phagocytose the foreign material if any, and they will release cytokines and alveolar proteases. तो यहाँ पर आपको मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस की अगर बात करें तो यू शुड हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट हीमोसिडरिन लेडन macrophages. These are also known as heart failure cells. So let's just go further. अभी इसी टॉपिक में अगली चीज़ है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम NRDS. Now just listen very carefully. So these are like the alveoli. Okay, so these are the walls of the alveoli. और surfactant ने टाइप 2 न्यूमोसाइट्स विल रिलीज सर्फेक्टेंट्स जो इसकी वॉल्स को लाइन करेंगे। अब इस सर्फेक्टेंट का काम ये है कि इसने एल्व्यूलर वॉल की सरफेस टेंशन को कम करना है। सरफेस टेंशन को कम करने का मकसद ये है कि जब ये लंग्स एक्सपायर कर रहे होंगे तो इसका फंक्शन है कि ये एल्व्यूलाई को कोलैप्स करने से बचाएगा। ओके, सो अगर तो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है एज इन द केस ऑफ न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी तो जैसे ही लंग्स एक्सपायर करेगा तो एल्व्यूलर कोलैप्स हो जाएगा। गॉट इट, दिस इज सिंपली न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कि जिसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द सरफेस टेंशन लीडिंग टू द एल्वियोलर कोलैप्स। तो अगर इसका आप एक्सरे करेंगे तो यू विल सी अ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ओके इन द लंग फील्ड्स। सो आई होप अभी तक इट वॉज वेरी सिंपल। तो आगे अगर चलें टॉकिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर NRDS इज़ प्री मेच्योरिटी। इट इज़ प्री मेच्योरिटी। अब प्री मेच्योरिटी में हमें ये भी डिफ़ाइन करना है कि कितनी प्री मेच्योरिटी होगी तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। तो उसके लिए यू शुड नो कि जो मेच्योर लेवल्स ऑफ सर्फेक्टेंट हैं ये 35 वीक्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। सो अगर तो जेस्टेशनल एज 35 वीक्स से ज़्यादा है देन देयर इज़ लिटिल चांसेस ऑफ NRDS। तो जितना आप 35 वीक से पहले आते जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि NRDS हो सकता है। ओके, सो वन थिंग दैट यू शुड नो कि सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस स्टार्ट कब होती है। तो सिंथेसिस स्टार्ट्स एट अबाउट 20 वीक्स। सो ये 20 वीक्स से स्टार्ट होती है एंड इट कंप्लीट्स बाय 35 वीक्स। सो 35 वीक्स से पहले जब भी डिलीवरी हो जाएगी then there are chances of NRDS. So the most important risk factor हमने आइडेंटिफाई किया वो है प्री मेच्योरिटी एंड another risk factor for NRDS is C-section. So why C-section? की इसमें ज़्यादा रिस्क क्यों हो जाएगा? बिकॉज C-section में there is little stress, there is less स्ट्रेस टू फीमेल अगर हम कंपेयर करें वेजाइनल डिलीवरी से। अब स्ट्रेस कम होगा तो क्या होगा? अगर स्ट्रेस कम होता है देयर विल बी अ डिक्रीज इन दी कोर्टिसोल लेवल्स। अब कोर्टिसोल लेवल्स कम होने की वजह से NRDS के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यू शुड नो दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स or steroids, they are very important for surfactant synthesis and lung development. So I can write it here that the glucocorticoids or you can say the steroids,
they are very important for surfactant synthesis and lung development. So क्योंकि C section में stress factor is a bit less, so leading to low cortisol levels, increasing to greater risk for NRDS. So that is why अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, if we talk about the treatment of NRDS, तो उसकी ट्रीटमेंट में you always give maternal glucocorticoids. So एक चीज़ हमने मदर को देनी है इसकी ट्रीटमेंट में और एक चीज़ हमने इन्फेंट को देनी है. So maternal glucocorticoids. So to mother we give glucocorticoids before the birth of the baby. Okay, so the treatment for NRDS is to give maternal glucocorticoids to the mother before the delivery. ताकि glucocorticoids, they act as they're going to increase the cortisol levels, और cortisol levels जब ज़्यादा होंगे तो it aids in the synthesis of surfactant. और secondly, जब बच्चा पैदा हो गया है, after the delivery we give exogenous surfactant. So just to revise this whole thing that we have learned so far, that NRDS is due to surfactant deficiency leading to increased surface tension, leading to the alveolar collapse, and we see ground glass appearance on the lung fields. Risk factor, the most important risk factor that you should know is prematurity, और उसको हमने आगे डिफाइन कर दिया कि 20 वीक्स पे ये प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, 35 वीक्स पे कंप्लीट होती है. सो 35 वीक्स से पहले, चाहे 34 वीक्स पे हो, 33 वीक्स पे हो, 32 वीक्स पे हो, जितनी पहले डिलीवरी हो जाएगी उतने देर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ NRDS. सो उसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट देखी कि ट्रीटमेंट में यू गिव मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिफोर द डिलीवरी टू द मदर, एंड इन्फेंट को हम एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट देते हैं. सो एक चीज़ जो हमने इसमें मिस कर दी वो है स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है, तो देर आर 3 स्क्रीनिंग टेस्ट देर आर enlisted here. One, the most important that you cannot forget is lecithin sphingomyelin ratio. The other is form stability index, and third is surfactant albumin ratio. तो ये तीनों नाम एटलीस्ट आपके जहन में होने चाहिए, और you cannot miss this very important lecithin sphingomyelin ratio. अब lecithin sphingomyelin रेशो की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, वी चेक फॉर दिस रेशो एंड द वैल्यू शुड बी मोर देन 2. If the value is more than 2, if this ratio is more than 2, we can say that the chances for NRDS is very little and infant should be healthy. But if the values are less than 1.5, then there are increased chances and increased risk for NRDS. So the screening test, these 3 are the screening tests for the NRDS, out of which most important is that you should know is lecithin sphingomyelin ratio. If lecithin sphingomyelin ratio is more than 2, then the infant should be healthy, and if it is less than 1.5, then there are greater chances of NRDS. सो ज़ाहिरी बात है कि जब सर्फेक्टेंट नहीं है, लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, देन यू विल ऑब्वियसली गिव ऑक्सीजन टू द इन्फेंट. सो जब हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है हम थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि बच्चे को लंग्स पे ऑक्सीजन पहुंच सके, तो देर आर इफ़ेक्ट्स ऑफ थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, जो कि आप याद कर सकते हैं विद द निमोनिक RIB. ठीक है, सो देर आर विद जब ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, इसकी वजह से RIB हो सकता है, इन्फेंट को RIB हो सकता है. सो RIB में द इन्फेंट इज़ एट रिस्क ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. Number 1, which is R. Number 2, which is I, is intraventricular hemorrhage, and B, which is the third one, it is bronchopulmonary dysplasia. So there are some additional points that are written here.
One is, what is the composition of surfactant? The composition of surfactant is DPPC. Composition means कि किस चीज़ से बना हुआ है surfactant. So DPPC, which is D for di, P for palmitoyl, P for phosphatidyl, C for choline. So surfactant की composition है DPPC, which is dipalmitoyl phosphatidyl choline. दूसरा इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट है, इफेक्ट्स ऑफ परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिस्क ऑफ पीडीए एंड आई एम हाईली इंटरेस्टेड कि ये आप मुझे बताएंगे इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो टेल मी इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड ताकि ज़्यादा टाइम हमारा इसमें काफ़ी लग गए. तो ओके, so let's just write this type 1 pneumocyte here. Type 1 pneumocyte. Okay. So let's say that this is your exam options given in the exam, which is A, type 1 pneumocyte, B, type 2 pneumocyte, C, Clara cells, D, goblet cells, E, let's suppose some other option. So let's just say the first question is, surfactant is produced by. So surfactant is produced by type 2 pneumocytes. Most abundant cells. What are the most abundant cells? इन चारों में से, पांचों में से, if I ask you what is the most abundant cells, so you have to and you should write option A, which are type 1 pneumocytes that we have already discussed, that it covers 97% of the alveolar surface and are the most abundant cells in the lungs. Third question is, which of the following aids in the gaseous exchange? So aids in the gaseous exchange, again we have learned earlier that these are type 1 pneumocytes. Okay, next question is, helps maintains alveolar integrity. So help maintains alveolar integrity का मतलब है कि ये alveoli को collapse होने से बचा रहे हैं, destroy होने से बचा रहे हैं. तो these are of course the cells that secrete surfactant, which are our type 2 pneumocytes. Next is best host defense in the alveoli. Best host defense of again alveolar macrophages. So what is another name for it? Another name for it is dust cells. Okay. So the next question is regarding surfactant, which should be the right answer or which is true? Option A, increases surface tension. Option B, produced by type 1 pneumocytes. Option C, decrease compliance. Option D, avoid alveolar collapse. So let's just वन बाय वन इसको देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज इंक्रीज सरफेस टेंशन, तो द सर्फेक्टेंट शुड डिक्रीज द सरफेस टेंशन, सो इट कैन नॉट बी द राइट आंसर. सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 1 pneumocytes. नो, इट्स रॉन्ग. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 pneumocytes. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Third option is option C, decrease compliance. So again it is wrong. Surfactant increase the compliance. And option D is avoid alveolar collapse. Yes, this is our right answer. So the next question is, exchange of gases from alveoli to the blood involves. So the exchange of gases from alveoli to the blood involves simple diffusion, facilitated diffusion, pinocytosis or active transport. Simply the answer is simple diffusion. So जो gases हैं, let's suppose oxygen, it moves from the alveoli to the blood capillaries via simple diffusion. So these all other options are wrong. Next question is, alveoli does not really collapse due to the presence of. तो collapse क्यों नहीं करते alveoli? Due to the presence of, yes, surfactant. So surfactant deficiency leads to no options are given. So what should we select? We should select NRDS. So I think this should be enough for this video. So please stay tuned और बाकी ये सारी प्लेलिस्ट आपने ज़रूर देखनी है, और अभी तक जितने भी नोट्स आपने बना लिए हैं इनको आप दोबारा से रिवाइज़ करें. See you in the next video इंशाल्लाह.